गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 21। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले, आपके चैप्टर नंबर 20 और 21 में काफ़ी सारा पोर्शन जो है कट गया। जैसे मैंने लास्ट उसमें लेक्चर में आपको बताया था कि उसमें स्केलेटन सिस्टम आपका कम्प्लीटली हट गया है। सेम यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टडी कंप्लीट हट गई है। बस एक स्टार्टिंग नर्व की स्ट्रक्चर है और नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे वन नर्व टू अनदर नर्व जा रहे हैं और एक ही नर्व में कैसे उनका जनरेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्व का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये हम पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन एक तरह का मेथड होता है जिसमें एक से दूसरा ऑर्गन एक दूसरे को से इंटरैक्ट रहते हैं, ठीक है, और आगे फंक्शन कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स निकलती हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिलेबस में नहीं है बच्चों ये हमारा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं मेनली कोऑर्डिनेशंस पे अगेन। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर, यानी हमारी बॉडी के दो सिस्टम मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये मिलके हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन। नर्वस सिस्टम प्रोवाइड एन organized network of point-to-point connection for a quick coordination. The endocrine system provides chemical coordination through hormones. Hormones के थ्रू होता है endocrine system में। न्यूरल सिस्टम इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो न्यूरल सिस्टम होते हैं उसकी बात करते हैं बच्चों कि स्पॉन्जेज में किसी भी तरह का नहीं होता है न्यूरॉन। हाइड्रा लाइक सिलेंट्रेट्स हैव सिमिलर न्यूरॉन्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क। सिंपल नर्व्स का एक नेटवर्क होता है। इन अर्थवर्म द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेंट्रल नर्व एंड अ पेयर गैंग्लियन। वहाँ पे गुच्छे होते हैं अलग अलग चैम्बर में और वहाँ से नर्व्स निकली हुई रहती हैं बच्चों बहुत सारी, ठीक है। सेगमेंटल नर्व फ्रॉम द सेगमेंटल गैंग्लियंस। इंसेक्ट हैव अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम। इंसेक्ट के पास थोड़ा सा और अच्छा नर्वस सिस्टम होता है विद द ब्रेन। उनके पास ब्रेन होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लियंस एंड नर्व्स होती हैं। अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। हमारे पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम सिंपल से ये बता रहा है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में अभी मैंने बताया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक वॉलेंट्री सिस्टम एंड ऑटोनोमस वॉलेंट्री सिस्टम। बच्चों देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि कई बार कई बुक्स जो होती हैं इसको इसी में दे देती हैं और कई बुक्स क्या बताती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम ऐसे बताती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑटोनोमस में फिर आ जाते हैं सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब आते हैं मेनली, मैंने आपको क्या बात बोली कि इसमें हमें जो पढ़ना है फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर टू टाइप, दो तरह की होती हैं बच्चों, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर्स विच ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो सिग्नल्स को लेके जाती हैं वो तो क्या कहलाती हैं? एफरेंट। और इफरेंट जो होती हैं ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन तक लेकर आती हैं वो इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। द सोमेटिक एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटन मसल्स, ठीक है। ऑटोनोमस एंड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो आगे बता रहा है सेंड इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड अदर स्मूथ मसल्स। यानी स्केलेटन मसल्स को भेजने वाला तो वॉलेंट्री होगा और वापस वही स्मूथ मसल्स को भेजने वाला इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। विस्टरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व गैंग्लियंस, नर्व फाइबर्स एंड प्लेक्सिस through which impulse travel from the central nervous system to the vice versa and from a vice versa to the central nervous system. विसरा, ठीक है। एक तरह से ये कह रहा है कि विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक सारी इम्पल्स को लेके जा रहा है। किस फॉर्म में? नर्व्स की फॉर्म में। गैंग्लियंस भी होते हैं, नर्व फाइबर्स हैं और प्लेक्सिस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं न्यूरॉन्स के टाइप। अभी मैंने बताया मेनली टू टाइप ऑफ न्यूरॉन बताइए, एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है एंड ट्रांसमिट करती है। तीनों काम इसके होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। सराउंडिंग ऑफ द न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट स्पेशल कंपेनियन सेल नॉन एज ग्लिया।
न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, दैट इज ग्लिया। द ग्लिया सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स, तो न्यूट्रिशन देती हैं उन्हें, कंज्यूम देयर वेस्ट प्रोडक्ट, उनके वेस्ट प्रोडक्ट को ले लेती हैं, ऑल्सो इंसुलेट द न्यूरॉन्स। स्वान सेल्स आर द टाइप ऑफ ग्लिया सेल्स दैट रैप अराउंड द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की भी कौन सी पार्ट पे जाके ये रैप होती है? एक्सॉन is the peripheral nervous system and form myelin in some of the neuron। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है बच्चों? ईच न्यूरॉन हैज सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन। देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉन एज सेल बॉडी और साइटोन। साइटोन बोलते हैं, इसमें बहुत सारे यानी ब्रांच्ड डेंड्रॉन्स होते हैं और एक सिंगुलर क्या होता है? एक्सॉन होता है। हमेशा ध्यान रखना, इम्पल्स को लिया किससे जाता है? डेंड्रॉन से लिया जाता है, जो कि साइटोन से होता हुआ एक्सॉन से, एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक पर आता है, वन नर्व एंडिंग से अनदर नर्व एंडिंग, ठीक है, सॉरी, वन नर्व एंडिंग दूसरी किस पे खुलती है? डेंड्रॉन्स पे खुलेगी, है ना। ये यहाँ पे क्या है? एक्सॉन, यानी एक नर्व दूसरी नर्व से कैसे जुड़ी हुई है कि एक्सॉन की जो एंडिंग है और दूसरे डेंड्रॉन्स की स्टार्टिंग है, वहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं और वहाँ से ही इम्पल्स होते हैं, वन नर्व टू अनदर नर्व जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर पे ही वापस आते हैं बच्चों। मैंने अभी बोला साइटोन जो होता है, जो है ना मिड आपको बड़ा पार्ट दिख रहा है जिसमें न्यूक्लियस भी हमें दिख रहा है, ठीक है। डेंड्रॉन्स मैंने अभी बताया आपको, ब्रांच होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक्सॉन ओनली वन होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पे जैसे वहाँ पे सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ऐसे यहाँ पे जो इसकी वॉल होती है डैट इज न्यूरोलेमा, न्यूरोप्लाज्म इसको बोला जाता है। ऐसी एक्सॉन की जो लेयर होती है डैट इज एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आप देखो बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है पोर्शन, इनको क्या बोलते हैं? माइलिन सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? माइलिन सीड्स। माइलिन सीड्स में ये गैप जो दिख रहे हैं, ये गैप होते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके अलावा आप कहोगे मैम माइलिन सीड आई कहाँ से? माइलिन सीड जो होती है, ये जो जगह जगह पे स्वान सेल्स होती हैं, ये सिक्रीट करती हैं माइलिन सीड को, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन इसका कि ये वाला क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नोब। इसमें बच्चों क्या प्रेजेंट होगा आगे बताऊंगी, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल में ही वही वहाँ पे जो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। जैसे ही इम्पल्स यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? सिनेप्टिक नोब पे, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स उस न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कर देती है। रिलीज करने से दो नर्व्स के बीच में वो फिल हो जाता है और इम्पल्स जो होते हैं वन नर्व टू अनदर नर्व ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या वन नर्व टू अनदर मसल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पता होगा साउंड भी जो होता है मीडियम में फ्लो होता है, ठीक है, मीडियम चाहिए होता है। ऐसे ही इम्पल्स को भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस के गैप को फिल हमने किससे किया? न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाकोलिन बोलते हैं जिसे हम, उसके थ्रू ये फिल हो जाता है और वो आगे आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। हम वापस स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। Each neuron has a cell body, dendron and axon. The cell body contains cytoplasm with the nucleus and certain glandular bodies called Nissel's granules. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके पास कुछ बॉडीज होती हैं जिन्हें Nissel's granules कहते हैं। इसके फंक्शन अभी तक अननोन है। A number of processes arises from the cell body. The longest among them is called axon. मैंने बोला कि इससे बहुत सारी आउटग्रोथ निकलती हैं। सबसे लंबी आउटग्रोथ को हमने एक्सॉन नाम दिया और दूसरी जो निकल रही हैं आउटग्रोथ उनको मैंने डेंड्रॉन्स नाम दिया, एंड दे आर ब्रांच डेंड्राइट्स। The axon is long fiber and branched it at its distals। जो उसका ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे ब्रांच होती है। Each branches terminate as a bulb-like structure that is synaptic knob which contains synaptic vesicle बोला with neurotransmitter, ठीक है। The axon transmitted the impulse away from the cell body। सेल बॉडी से दूर लेके जाता है while the dendrites उसके पास लेकर आता है। एक्सॉन आर टू टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द माइलिन सीड। एक्सॉन दो तरह के होते हैं, यदि उसमें माइलिन सीड प्रेजेंट होती हैं तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाते हैं, नर्व्स कहलाती हैं, और जिनमें नहीं होती हैं नॉन माइलिनेटेड कहलाती हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन्स और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद स्वान सेल। मैंने बोला था ये बात, ये स्वान सेल से एनवलप्ड होता है विच फॉर्म अ माइलिन सीट अराउंड द एक्सॉन। द माइलिन सीट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड द गैप कंटिन्यूअस नहीं होती है, उनके बीच में गैप होता है, डेट इज नॉट ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द ब्रेन। मेनली ये चीज़ ध्यान रखना किस जगह पे माइलिनेटेड होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। बाकी सारी जो जगह होती हैं उनमें कौन से पाए जाते हैं? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। अब मैंने जो बात बोली थी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ
नर्व इम्पल्स का कैसे जनरेशन होता है और कैसे वो कंडक्ट होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पॉलराइज्ड स्टेज, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पॉलराइज्ड स्टेज में होती है। देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द न्यूरल मेम्ब्रेन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स एंड दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन, दिस क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। आप कहोगे मैम ये क्या बोले जा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपको पूरी नर्व की स्ट्रक्चर हमने बताई, ठीक है। इस नर्व की स्ट्रक्चर में बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बाहर की तरफ है ना भी आपको यहाँ से देखो, बाहर की तरफ भी है ना अपने क्या है पॉजिटिव आयन और अंदर की तरफ क्या है नेगेटिव आयन। क्योंकि यहाँ पे बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव है तो इसके कहने का मतलब यही है कि पोटेंशियल जनरेट है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रेस्टिंग स्टेज में कोई भी इम्पल्स यहाँ पे नहीं आया तो भी क्या है बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। दिस पोटेंशियल इज नॉन एज रेस्टिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को मैं क्या नाम देती हूँ रेस्टिंग पोटेंशियल कहती हूँ। और ये पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आयन होंगे। बच्चों नॉर्मली होता क्या है, बाहर की तरफ सोडियम आयंस होते हैं, ये हमें याद रखना है, अंदर की तरफ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं HCO3-, ठीक है। और कुछ क्वांटिटी में पोटेशियम आयन भी होते हैं जो कि इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इतना हमें रेस्टिंग पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग जब कोई भी नर्व फाइबर रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उस स्टेज में बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। बाहर पॉजिटिविटी किसके कारण है, सोडियम आयंस के कारण, अंदर नेगेटिविटी किस कारण से है, बाइकार्बोनेट आयंस के कारण है। क्लियर, ये समझ में आ गया हमें यहाँ तक। तो ये सबसे पहले जो रेस्टिंग पोटेंशियल आपको समझा रहा है वो मैं बताती हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द रेस्टिंग स्टेज व्हेन द न्यूरॉन हैज पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द इनर surface of the membrane and exoplasm is negatively charged, the membrane is said to be polarized. The potential difference across the resting neuron membrane and polarized stage is called resting membrane potential. समझ गए, उस समय जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उस पोटेंशियल को मैं क्या नाम दे रही हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नाम दे रही हूँ। बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज और अंदर वाला नेगेटिव चार्ज। अब मैं बताती हूँ बच्चों, और ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इसने परमेबिलिटी की बात कही थी कि सोडियम जो होता है ऑलवेज इम्परमिएबल होता है नर्व फाइबर से, कि वो अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। बट इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है फॉर द सोडियम। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें बात। बट जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का मतलब बच्चों अब मैं बताती हूँ, जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आया, जैसे ही इस जगह पे इम्पल्स आया, वैसे ही क्या हुआ, ये इसका इतना जितने पोर्शन में, मान लो इतने पोर्शन में इम्पल्स आया तो इतना पोर्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, सोडियम आयन के लिए परमेबल हो जाता है। बात समझ में आई? अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, मैंने कहा ये पूरी मेम्ब्रेन जब वो रेस्टिंग स्टेज में होती है तो वो सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होती है। बट जैसे ही इसके इतने से पोर्शन में क्या आया, इम्पल्स आए सिग्नल्स आए, वैसे ही क्या हुआ कि ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल होगी। इम्परमिएबल होगी डैट मीन्स क्या हुआ, सोडियम आयन अब अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके एवज में हमेशा ध्यान रखना, एक आयन अंदर आएगा तो एक आयन बाहर जाता है। जब सोडियम अंदर आता है तो उसके एवज में बाइकार्बोनेट बाहर चला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अब हमें जो पोटेंशियल दिख रहा है वो किस कारण से दिख रहा है, कि अंदर की तरफ तो सोडियम आयन है और बाहर की तरफ क्या है, बाइकार्बोनेट आयन के कारण दिख रहा है। तो जो पोटेंशियल अब जनरेट हुआ, दिस पोटेंशियल इज नॉन एज एक्शन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को मैं क्या कहती हूँ, एक्शन पोटेंशियल। वापस बताती हूँ बच्चों, जैसे ही इस जगह पे सिग्नल्स आए, ये मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हो गई। परमिएबल होने से सोडियम आयन तो अंदर आ गए और बाइकार्बोनेट आयन बाहर चले गए। इस कारण से अंदर की तरफ तो पॉजिटिविटी आ गई, बाहर की तरफ नेगेटिविटी आ गई। इस कारण से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ डेट इज एक्शन पोटेंशियल, उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। व्हेन threshold stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane permeability at the site changes. membrane की permeability site जो होती है वो change हो जाती है and it become freely permeable to sodium ion. ये sodium ion के लिए freely permeable हो जाता है। The inside and exoplasm now become positive. अंदर वाली साइड जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, while the outside become negative. बाहर वाली नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? This is called depolarization. इसको हम depolarization कहते हैं। The potential difference across the membrane at the site of stimulus. जिस जगह आया, मैं उतने की बात कर रही हूँ बच्चों,
इज नॉन एज एक्शन पोटेंशियल, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। नाउ द करंट फ्लो थ्रू द एक्सोप्लाज्म फ्रॉम द डीपोलराइज्ड रीजन टू द नेक्स्ट पोलराइज्ड रीजन। अब क्या हुआ कि ये इतने पोर्शन में आया था, अब यहाँ से जो ये होता है इस जगह पे जाता है, ठीक है। अब क्या होती है, इम्पल्स यहाँ से कहाँ पहुँची, नेक्स्ट पोर्शन पे पहुँची, तो ये वाला जो पोर्शन होता है अगेन सोडियम के लिए क्या हो जाता है, इम्परमेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्पल्स नहीं है, कोई जनरेशन नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं है, क्योंकि वो आगे चले गए, ठीक है। तो ये जगह पे अब हमारा नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज आ गई, नहीं आई, क्योंकि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में मैंने क्या कहा था, अंदर की तरफ तो नेगेटिव आयन होने चाहिए, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन होने चाहिए, जबकि अभी अंदर की तरफ क्या है, पॉजिटिव आयन, और बाहर की तरफ क्या है, नेगेटिव आयन। तो इसके एवज में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, मैंने कहा था अंदर पोटेशियम आयन भी होते हैं, और मैंने ये नहीं बोला कि ये जो मेम्ब्रेन है पोटेशियम के लिए इम्परमेबल है, ऐसा नहीं बोला है मैंने। तो क्या होता है, सबसे पहले वो कंडीशन क्रिएट की जाती है जो कंडीशन नॉर्मल थी, तो पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, उसके एवज में बाइकार्बोनेट आयन वापस अंदर आ जाते हैं। तो डैट मीन्स जो स्टार्टिंग स्टेज थी जहाँ पे बाहर की तरफ तो पॉजिटिविटी और अंदर की तरफ नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, बट बाहर क्या है, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम के कारण पॉजिटिविटी आई है, ना कि सोडियम के कारण पॉजिटिविटी आई है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है, बट अब कैसे होगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये वाला मेम्ब्रेन, क्योंकि सिग्नल्स आगे जा चुके हैं, ये वाली मेम्ब्रेन सोडियम के लिए इम्परमेबल हो गई है। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट प्रोसेस और आती है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप में ये क्या कह रहा है कि जब आपके एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं, जब आपके 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इम्परमेबल होने के बाद जब ये वाली कंडीशन आई तो उस कंडीशन में 3 सोडियम आयन बाहर गए और 2 पोटेशियम आयन अंदर आए, और इसमें क्योंकि हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उस प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा ATP की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो लास्ट जो इसका स्टेप होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें 3 सोडियम आयन जो होते हैं बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, और अल्टीमेटली रेस्टिंग पोटेंशियल अगेन बन जाता है कि बाहर की तरफ सोडियम के कारण पॉजिटिविटी और अंदर की तरफ पोटेशियम के कारण बाइकार्बोनेट के कारण नेगेटिविटी, और साथ में पोटेशियम आयन है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि कंप्लीट कैसे इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, नव इम्पल्स कैसे उनका इसमें पूरा का पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैंने आपको क्लियर कर दी है यहाँ पे। नाउ करंट फ्लो थ्रू द एक्सोप्लाज्म फ्रॉम द डीपोलराइज्ड रीजन टू द नेक्स्ट पोलराइज्ड रीजन थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द पोलराइज्ड रीजन ऑफ द डीपोलराइज्ड रीजन। एज ए रिजल्ट द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर। एज द साइट ऑफ stimulation, the stimulus induced permeability to sodium ion is extremely short lived, कम समय के लिए थी। It quickly followed by increase in the permeability to potassium ion. At this stage the membrane is said to be repolarized and the inside is negatively charged and the exterior is positively charged, ठीक है। वो पोटेशियम बाहर गया और वो अंदर आ गया, पोटेशियम अंदर आया और सॉरी मैं क्या उल्टा बोल रही हूँ, बाइकार्बोनेट अंदर आया और पोटेशियम बाहर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या होता है, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। स्टार्टिंग मैंने आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल से की थी, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और फिर सबसे लास्ट में सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा प्रोसेस, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर दे रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स बता रहा है ये। तो मेनली मैंने जो बात आपको पहले बता दी है बच्चों, ये वही कह रहा है, मैं अब बार बार ज़्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप देख लेना। इसमें मेनली क्या होता है, मैंने बताया जैसे ही इस जगह इम्पल्स आते हैं एक्सॉन की इस जगह पे, वैसे ही ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो है ना भरा हुआ होता है, इसको मैंने क्या नाम दिया था, न्यूरोट्रांसमीटर। और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाकोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर ये इनके फटने से, ब्रस्ट होने से इस स्पेस में आके फिल हो जाता है। इसके कारण नर्व इम्पल्स जो होती है वो वन नर्व टू अनदर नर्व ट्रांसफ़र हो जाती है,
इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये मिलके क्या बनाता है, ये सिनेप्स बनाता है। ठीक है, इसको सिनेप्स कहते हैं जब ये आपस में जुड़ रहा है थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद का ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपके सिलेबस से हट चुका है।